हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो आई नो कि काफ़ी दिनों से लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा था, तो उसके लिए सबसे पहले तो सॉरी। और कायदे से अभी अप्रैल मंथ के आरपीएस सर्कुलर्स का लेक्चर 1 अपलोड होना चाहिए था। लेकिन देखिए मेरा उद्देश्य क्या रहता है ना, कि चाहे डिले ही क्यों ना हो, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर जितना भी इम्पोर्टेंट आरबीआई सर्कुलर्स है, उन सबको मैं कवर करूँ। तो यहाँ पे उसी को देखते हुए, जैसा कि आपको पता होगा कि मार्च मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट आरबीआई सर्कुलर्स को ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया है। तो मार्च मंथ के आरबीआई सर्कुलर्स का ये लेक्चर 2 है। इस लेक्चर के अंदर हम जो भी इंपॉर्टेंट आरबीआई सर्कुलर्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, ये लेक्चर आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं कि कौन कौन सा सर्कुलर हमारे पास है डिस्कशन के लिए। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला सर्कुलर है, ये सर्कुलर 24 मार्च 2025 का है। और ये सर्कुलर किस चीज से रिलेटेड है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है ना, जो पीएसएल टारगेट है, उसको यहाँ पे रिव्यू किया गया है, उसको यहाँ पे रिवाइज किया गया है। तो उसी के बारे में हम इस सर्कुलर के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता क्या है, ये पीएसएल टारगेट क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर वापस से हम अपने इस सर्कुलर के ऊपर आएंगे। ओके, देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल के तहत ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को कहता है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि बैंक का जो टोटल लोन्स है उसका कुछ परसेंटेज बैंक ने इम्पोर्टेंट और जो अंडर सर्व सेक्टर है ना हमारी इकोनॉमी का, उसमें दिया हुआ है। तो आरबीआई बैंकों को क्या बोलता है कि देखिए, अगर आपका किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर मान लीजिए कि आपने 100 रुपया लोन दिया हुआ है अलग अलग सेक्टर के अंदर, तो आप इस बात को इंश्योर कीजिए ना कि इस 100 रुपए में से आपने कुछ परसेंटेज, जो इम्पोर्टेंट जो अंडर सर्व्ड सेक्टर है ना हमारी इकोनॉमी का, जो प्रायोरिटी सेक्टर है ना हमारी इकोनॉमी का, उसके अंदर आपने लोन के तौर पे दिया हुआ है। जैसे कि एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, एमएसएमई हो गया, तो इन सब के अंदर आपने दिया हुआ है। समझ में आ गया? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है? पीएसएल के तहत आरबीआई बैंकों को बोलता है कि बैंक इस बात को इंश्योर करे कि उसका जो टोटल लोन्स है उसका कुछ परसेंटेज उसने, जो प्रायोरिटी सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का, जो इंपॉर्टेंट और अंडर सर्व्ड सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का, उसके अंदर उसने लोन्स के तौर पे दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आरबीआई जो बोलता है ना कि वो अपने टोटल लोन का, आरबीआई जो बैंकों को बोलता है ना कि बैंक इस बात को इंश्योर करे कि बैंक का जो टोटल लोन है उसका कुछ परसेंटेज उसने इंपॉर्टेंट और अंडर सर्व्ड सेक्टर के अंदर दिया हुआ है। तो ये जो सर्टेन परसेंटेज है ना, यही क्या हो जाता है, यही आपका पीएसएल टारगेट हो जाता है। ओके, ना यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर अलग अलग कैटेगरीज है। तो कुल 8 कैटेगरीज है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर। क्या क्या है? सबसे पहला है एग्रीकल्चर, उसके बाद है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स। तो यहाँ पे ये कुल 8 सेक्टर है। तो आरबीआई बैंकों को क्या बोलता है कि बैंक इस बात को इंश्योर करे कि उसका जो टोटल लोन्स है उसका कुछ परसेंटेज उसने इन सब सेक्टर के अंदर दिया हुआ है, क्योंकि ये सब काफी इंपॉर्टेंट, अंडर सर्व और प्रायोरिटी सेक्टर है हमारा इकोनॉमी का। समझ में आ गया यहाँ तक? नाउ अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर कि सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। देखिए, यहाँ पे देखिए इस सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। तो 2020 का एक आरबीआई सर्कुलर है, उसका पैराग्राफ 3 के तहत, और 2023 का जो आरबीआई सर्कुलर है सेम टॉपिक के ऊपर, उसके पैराग्राफ 2 के तहत ना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को बोला गया था कि वो इस बात को इंश्योर करें कि फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 तक उसका जो भी एएनबीसी और सीईओ बीएससी है, वो इस बात को इंश्योर करे कि इन दोनों में से जो भी बड़ा है उसका, उसने कम से कम 75% प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर लैंड किया हुआ है। तो ये यहाँ पे ओवरऑल पीएसएल टारगेट दिया गया था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। समझ में आ गया? इसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ इंटरिम टारगेट भी दिया गया था। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक 60%
पीएसएल टारगेट को अचीव करने के लिए बोला गया था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक 65% पीएसएल टारगेट को अचीव करने के लिए बोला गया था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये हम बात कर रहे हैं 75%, 60%, 65%। तो ये सब किसका किसका परसेंटेज का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एएनबीसी और सीईओ बीएसई दोनों में से जो भी बड़ा होगा। तो पहले थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, ये जो दोनों टर्म है बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये जो दोनों टर्म है ना, इस दोनों टर्म को हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम वापस से स्लाइड के ऊपर आएंगे, तब आपको ये स्लाइड एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे अगर सबसे पहले हम बात करें एएनबीसी के बारे में ना, तो एएनबीसी का फुल फॉर्म क्या है? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो यहाँ पे इसको किस तरीके से बैंक निकालता है? तो बैंक का जो नेट बैंक क्रेडिट होता है ना, मतलब कि बैंक ने जो भी बैंक का लोन है, एडवांसेस है, तो यहाँ पे वो हो गया नेट बैंक क्रेडिट। इसके अलावा बैंक का जो नॉन एसएलआर कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, इसके अलावा आपका जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट होता है, तो यहाँ पे इन सबको ऐड कर दिया जाता है, और इस तरीके से यहाँ पे ये जो एएनबीसी है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, समझ में आ गया ना? यहाँ पे दूसरा टर्म क्या था? दूसरा टर्म था सीईओ बीएससी। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। देखिए बैंक का ना दो तरह का एक्सपोजर होता है। एक तो होता है फंड बेस्ड एक्सपोजर, जैसे कि जिसमें कि डायरेक्ट फंड इन्वॉल्व होता है, जिसमें कि डायरेक्टली बैंक जो है किसी व्यक्ति को, किसी कंपनी को उसने लोन दिया हुआ होता है, उसमें डायरेक्टली फंड इन्वॉल्व होता है। और जो फंड बेस्ड एक्सपोजर होता है ना, उसको बैंक का जो बैलेंस शीट रहता है ना, बैंक अपने बैलेंस शीट में एसेट के साइड में लोन के तौर पे शो करता है। ओके, इसके अलावा बैंक का एक एक्सपोजर होता है नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर। तो नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर में ना डायरेक्टली फंड इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन वो एक तरीके का लोन होता है, मतलब कि उसमें फंड इन्वॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कुछ कुछ सिचुएशन के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए जो बैंक गारंटी होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, तो इसमें डायरेक्टली फंड इन्वॉल्व नहीं होता है, राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल बैंक गारंटी हो गया, तो अगर कोई डिफॉल्ट करेगा, तब वहां पे जो बैंक है उसको पैसा देना पड़ेगा, तो उसमें फंड इन्वॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो कहलाता है नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर। तो जो नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर होता है ना, जैसे कि गारंटीज हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, तो बैंक अपने बैलेंस शीट में इसको लोन के तौर पे शो नहीं करता है। तो ये क्या होता है? ये ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होता है। तो यहाँ पे ये जो आपका क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है ना, तो ये क्या है? जो भी आपका ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है बैंक का, गारंटीज हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, तो यहाँ पे उसका रिस्क वैल्यू ही क्या होता है? सीईओ बीएसई होता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो सिंपली यहाँ पे जो भी क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर होता है ना, उसका इस्तेमाल करके जो भी ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर रहता है, गारंटीज हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, तो उसको यहाँ पे क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर का इस्तेमाल करके इक्विवेलेंट लोन अमाउंट में कन्वर्ट किया जाता है, और कुछ इस तरीके से ये जो आपका सीईओ पीएसई है, वो यहाँ पे निकाला जाता है। ओके, समझ में आ गया ए एंड बी सी क्या है और सीईओ बीएसई क्या है? एक आपको रफ आइडिया आ गया होगा कि ये दोनों क्या है। तो यहाँ पे जब भी बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट को कैलकुलेट करता है, तो यहाँ पे इन दोनों में से जो भी बड़ा होता है उसको बैंक कंसीडर करता है। ओके, देखिए इस स्लाइड में क्या बोला जा रहा है? इस स्लाइड में बोला जा रहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को बोला गया था कि वो इस बात को इंश्योर करे कि फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 तक उसका जो भी एएनबीसी है या फिर सीईओ बीएससी है, दोनों में से जो भी बड़ा है, वो इंश्योर करे कि उसका कम से कम इसने 75% प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर लैंड किया हुआ है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 तक के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो ओवरऑल पीएसएल टारगेट था वो कितना था? 75% का था। आई होप अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि 75% का यहाँ पे क्या मतलब है। इसके अलावा कुछ कुछ एंटरिम टारगेट भी दिया गया था, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक के लिए 60% का टारगेट अचीव करने के लिए बोला गया था, और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक 65% का टारगेट अचीव करने के लिए बोला गया था। इसको मैं इसलिए बार-बार एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि जो रिवीजन हुआ है वो
इसी में हुआ है, ये जो टारगेट है ना आपका इसी में रिवीजन हुआ है। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो जो यहाँ पे फैसला लिया गया है वो भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए मैं इसको आपको बार-बार समझा रही हूँ, ओके? इसको हम एक ब्लैंक पेज में फिर से समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया था? यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बोला गया था कि वो इंश्योर करे कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक 2025-2026 तक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को 75% का जो पीएसएल टारगेट होता है वो अचीव करने के लिए बोला गया था, राइट? फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 तक 65% का टारगेट अचीव करने के लिए बोला गया था और फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 तक आपका कितना था? 60%, राइट? 60% का टारगेट अचीव करने के लिए बोला गया था। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम देखते हैं कि अभी फैसला क्या लिया गया है। देखिए, यहाँ पे चीजों को रिव्यू किया गया है और यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो ओवरऑल पीएसएल टारगेट है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल पीएसएल टारगेट जब हम बोलते हैं इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बैंक को जो पूरा टारगेट दिया गया है, हर एक सेक्टर को मिला करके, मतलब जितना भी अलग-अलग सेक्टर है, जो 8 सेक्टर है हमने देखा अलग-अलग, मतलब उन सब के लिए ये टारगेट है। तो रिव्यू किया गया और रिव्यू के आधार पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो ओवरऑल पीएसएल टारगेट है ना, उसको यहाँ पे रिवाइज किया गया है और यहाँ पे बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसका जो भी एएनबीसी या सीओ पीएससी दोनों में से जो भी बड़ा है उसका कम से कम उसने 60% प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर लैंड किया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जो पीएसएल टारगेट था वो कितना था? 65% का था, राइट? लेकिन अब आरबीआई ने क्या बोला है? अब आरबीआई ने बोला है, आरबीआई ने इसको कम करके कितना कर दिया है? कम करके इसको 60% कर दिया है और बोला है कि इस साल से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ऑनवर्ड्स, इसके बाद जितना भी साल आएगा उसके लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो ओवरऑल पीएसएल टारगेट है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घटा करके कितना कर दिया है? 60% कर दिया है। मतलब कि अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उसने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर ये जो उसका ओवरऑल 60% का टारगेट है, उसने अगर ये अचीव कर लिया होगा, तो यहाँ पे माना जाएगा कि उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, ओके? और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए भी ऑटोमेटिकली ये जो ओवरऑल पीएसएल टारगेट था 75% का, वो कम होके कितना हो गया है? 60% हो गया है। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो ओवरऑल पीएसएल टारगेट था, उसको कम करके कितना कर दिया गया है? 60% कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से। ओके? तो यही बस यहाँ पे रिवीजन हुआ है, इसके अलावा और यहाँ पे कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सर्कुलर के अंदर ये जो 2023 वाला सर्कुलर था, उसके अंदर जो भी प्रोविजन था, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं लाया गया है। और यहाँ पे अगर हम एप्लीकेबिलिटी का बात करें तो जितना भी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा। जो सैलरी अर्नर्स बैंक है ना उसके ऊपर ये सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सैलरी अर्नर्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है जिसको कि वैसे लोगों के द्वारा सेटअप किया जाता है जो सैलरी अर्नर्स है, जो एम्प्लॉयज है उनके द्वारा सेटअप किया जाता है। तो यहाँ पे सैलरी अर्नर्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को छोड़ करके जितने सारे भी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए जो ओवरऑल पीएसएल टारगेट था उसको कम करके 60% कर दिया गया है। ओके, तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसका एएनबीसी या सीईओ बीएससी दोनों में से जो भी बड़ा है, अगर उसने उसका 60% प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर लैंड कर दिया तो ऐसा माना जाएगा कि उसने अपना पीएसएल टारगेट अचीव कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे पहले 75% था, इसको कम करके कितना कर दिया गया है? 60% कर दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन आता है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, हम उसको और भी अच्छे से समझाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सर्कुलर को देखते हैं।
यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर भी 24 मार्च 2025 का है और ये सर्कुलर रिलेटेड है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट से। तो इस पूरे सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है, वो समझाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट है, ये आखिर है क्या? इसका कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये सर्कुलर समझ में आएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि प्रायोरिटी सेक्टर लर्निंग सर्टिफिकेट्स होता क्या है, तो फिर ये सर्कुलर कुछ भी नहीं है, बस एक स्लाइड में ये पूरा सर्कुलर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। प्रायोरिटी सेक्टर लर्निंग सर्टिफिकेट आखिर होता क्या है। देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, जिसको कि शॉर्ट में पीएसएलसी बोला जाता है। तो पीएसएलसी ना, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसको कि कोई बैंक बाय करता है या फिर सेल करता है, उसका जो पीएसएल टारगेट होता है उसको अचीव करने के लिए। तो एक एग्जांपल से समझते हैं किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि मान लीजिए ना, कोई एक बैंक है, ओके, और उसका जो टोटल पीएसएल टारगेट है ना, टोटल जो उसका पीएसएल टारगेट है, सपोज कि वो 100 करोड़ का है, लेकिन इसने एक्चुअल में जो फंड लेंड किया है ना, वो कर दिया है 120 करोड़ का। ओके, तो यहाँ पे ये जो 20 करोड़ रुपीस का डिफरेंस हो रहा है ना, इस 20 करोड़ रुपीस को ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट के तौर पे सेल कर सकता है किसी ऐसे बैंक को जिसका कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट पूरा नहीं हुआ है। तो यही होता है यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। समझ में आ गया ना? यहाँ पे देखिए होता क्या है एग्जैक्टली exactly, तो जो भी बाइंग बैंक रहता है, जो भी बैंक यहाँ पे ये 20 करोड़ रुपीस के वैल्यू का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट बाय करेगा, तो यहाँ पे उसने एक्चुअल फंड लेंड नहीं किया है, राइट, लेकिन यहाँ पे उसका जो टारगेट है, उस टारगेट को उसने पूरा कर लिया इस सर्टिफिकेट को बाय करके। और यहाँ पे जो सेलिंग बैंक रहता है, जिसने यहाँ पे एक्स्ट्रा फंड लेंड कर दिया था, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट को सेल कर रहा है, तो यहाँ पे उसको एक तरह का फी मिल जाता है। समझ में आ गया? नाउ देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो सेलर होता है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट को सेल कर रहा होता है, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर ऑब्लिगेशन के फुलफिलमेंट को सेल कर रहा होता है, और बायर भी यहाँ पे सिर्फ वही खरीद रहा होता है। यहाँ पे किसी भी तरह का रिस्क या फिर लोन ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब कि जो सेलर है, जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट को सेल कर रहा है, तो यहाँ पे उसने जो लोन दिया हुआ होगा, उस लोन के ऊपर उसको जो भी इंटरेस्ट मिलना होगा, वो उसको मिलते रहेगा। जो भी डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क रहेगा, वो रिस्क भी जो सेलर होगा, वही बाय करेगा। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी एक बैंक का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट पूरा सॉरी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे उस बैंक को बस अपना पीएसएल टारगेट पूरा करने के लिए क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, तो वही बोला जा रहा है कि सेलर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर ऑब्लिगेशन के फुलफिलमेंट को सेल करेगा, और बायर भी सिर्फ यहाँ पे वही बाय करेगा। किसी भी तरह का रिस्क, जो भी रिस्क होता है डिफॉल्ट का, वो या फिर जो लोन होता है, लोन एसेट्स होता है, उसको यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सेलर को इंटरेस्ट मिलते रहेगा, जो भी डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क है उसको भी सेलर ही बियर करेगा। बायर को सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका जो टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, उसके लिए उसको यहाँ पे क्रेडिट मिल जाएगा। उसको पूरा दिखाने के लिए उसको यहाँ पे क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आ गया? ना यहाँ पे ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट है ना, तो इसका ट्रेडिंग होता है, इसको बाय किया जाता है, सेल किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पोर्टल है, ई कुबेर, इस पोर्टल के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पे पीएसएलसी को लेकर के कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जो आपका रीजनल रूरल बैंक है, लोकल एरियाज़ बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो ये सब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट को बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, और इसका जो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है, उसको वो फुलफिल कर सकता है। ओके? इन सब के अलावा देखिए, ये वाला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सर्कुलर इश्यू हुआ है, वो इसी पॉइंट को लेकर के इश्यू हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट के बारे में अगर हम बात करें ना, तो 4 तरह का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट होता है। अभी से मैं इसको पीएसएलसी बोलूँगी, तो आई होप आप समझ जाएँगे, जभी भी मैं पीएसएलसी बोलूँगी इसका मतलब क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे 4 तरह का पीएसएलसी है। क्या-क्या है? सबसे पहला है पीएसएलसी एग्रीकल्चर, ओके?
तो अगर कोई बैंक है, उसका जो टोटल एग्रीकल्चर लेंडिंग टारगेट है ना, देखिए एक तो होता है आपका ओवरऑल पीएसएल टारगेट, ओके। इसके अलावा ना कुछ-कुछ सेक्टोरल टारगेट भी होता है। बैंक क्या बोलता है ना, सॉरी आरबीआई क्या बोलता है बैंक को ना, कि आपका जो टोटल लेंडिंग है, आप इस बात को इंश्योर करिए कि उसका कुछ परसेंटेज आपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोई बैंक है, उसका जो टोटल एग्रीकल्चर लेंडिंग टारगेट है ना, अगर वो अचीव नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे उसको अचीव करने के लिए ये जो पीएसएलसी एग्रीकल्चर है, उसको वो बाय कर सकता है। फाइन। इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा है पीएसएलसी एसएफएमएफ। तो यहाँ पे एसएफएमएफ का क्या मतलब है? स्मॉल फार्मर्स मार्जिनल फार्मर। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है बैंकों को, कि बैंक का जो टोटल एग्रीकल्चर लेंडिंग टारगेट है, बैंक इस बात को इंश्योर करे कि उसका कुछ परसेंटेज उसने जो आपका स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होता है, उसको लोन के तौर पे दिया हुआ है। तो अगर कोई बैंक है और उसका ये जो सब टारगेट है ना, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को लेंड करने का, वो अगर उसके द्वारा फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे वो पीएसएलसी एफएमएफ सर्टिफिकेट को बाय कर सकता है और अपने टारगेट को पूरा कर सकता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा है पीएसएलसी माइक्रो इंटरप्राइजेस। तो आरबीआई बैंकों को बोलता है कि आप इस बात को इंश्योर करिए कि आपका जो टोटल लेंडिंग है, आपने उसका कुछ परसेंटेज जो माइक्रो इंटरप्राइजेस है, उसको दिया हुआ है। तो ये सब क्या है ना, ये सब सेक्टोरल टारगेट है। तो यहाँ पे अगर कोई बैंक है जिसको कि जो उसका माइक्रो इंटरप्राइजेस को लेंड करने का सब टारगेट है, उसको उसने पूरा नहीं किया है, वो पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसको अचीव करने के लिए वो पीएसएलसी माइक्रो इंटरप्राइजेस को बाय कर सकता है। ये जो आपका सर्टिफिकेट है, इसको बाय कर सकता है। 3 तरह का समझ में आ गया। ना देखिए चौथा है यहाँ पे पीएसएलसी जनरल। तो अगर कोई बैंक है, उसका जो ओवरऑल पीएसएल टारगेट है, अगर वो उसका पूरा नहीं हो रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए वो पीएसएलसी जनरल के जो सर्टिफिकेट है, उसको वो बाय कर सकता है और अपने पीएसएल टारगेट को वो अचीव कर सकता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 4 अलग-अलग तरह का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट है। पीएसएलसी एग्रीकल्चर, पीएसएलसी एसएफएमएफ, पीएसएलसी माइक्रो एंटरप्राइजेस, पीएसएलसी जनरल। ओके। तो यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट प्रायोरिटी सेक्टर, तो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर अलग अलग कैटेगरीज आता है। 8 कैटेगरीज है, ऑलरेडी हमने देख लिया है अदर्स को मिला करके। और इंक्लूडिंग यहाँ पे एग्रीकल्चर माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए भी कुछ कुछ टारगेट होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो बैंक है ना, बैंक को जो ओवरऑल टारगेट होता है, वो तो बैंक को पूरा करना ही होता है। इसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर और माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर लेंड करने के लिए जो सेक्टोरल टारगेट होता है, वो भी बैंक को पूरा करना पड़ता है। और इन सब के अलावा जो स्पेसिफाइड सब टारगेट है ना, एग्रीकल्चर के अंदर जो बैंक को बोला जाता है कि एग्रीकल्चर के अंदर लेंड करने के लिए उसका जो जितना भी उसने एग्रीकल्चर के अंडर लेंड किया हुआ है, तो वो इस बात को इंश्योर करे कि उसका कुछ परसेंटेज उसने स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को दिया है। तो यहाँ पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को लेंड करने के लिए भी जो स्पेसिफाइड सब टारगेट होता है, तो ये भी बैंक को अचीव करना होता है। ओवरऑल टारगेट भी बैंक को अचीव करना होता है। जो एग्रीकल्चर और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए सेक्टोरल टारगेट है, ये भी बैंक को अचीव करना होता है। और एग्रीकल्चर के अंदर जो सब टारगेट है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को लेंड करने के लिए, ये भी यहाँ पे बैंक को अचीव करना होता है। तो अलग-अलग टारगेट बैंक को यहाँ पे अचीव करना होता है, राइट। तो यहाँ पे कोई बैंक है, किसी बैंक ने जो उसका पीएसएल टारगेट है, उसको उसने अचीव किया कि नहीं किया, किसी तरह का शॉर्टफॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको असेस करने के लिए किसी भी तरह का जो कंप्यूटेशनल इश्यूज होता है, वो ना हो, इस चीज को यहाँ पे इंश्योर करने के लिए ना, ये जो 4 सर्टिफिकेट है जिसके बारे में हमने बात किया है, तो हर एक सर्टिफिकेट स्पेसिफिक लोन को रिप्रेजेंट करता है और इसका इस्तेमाल स्पेसिफिक सब टारगेट को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। तो किसी एक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल, सबसे पहले तो कोई एक सर्टिफिकेट है, वो किस-किस तरह के लोन को रिप्रेजेंट करता है और उसका इस्तेमाल कौन-कौन सा सब टारगेट अगर पूरा नहीं हो रहा है, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए किया जा सकता है। इसको यहाँ पे बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से बताया गया है, तो इसको हम थोड़ा-सा यहाँ पे देख। तो देखिए ये जो चारों तरह का पीएसएलसी है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट है, इन सबको हमने देख लिया था। पीएसएलसी एग्रीकल्चर, पीएसएलसी एसएफएमएफ, पीएसएलसी माइक्रो एंटरप्राइजेस, पीएसएलसी जनरल, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें पीएसएलसी जनरल, सॉरी पीएसएलसी एग्रीकल्चर, तो ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये सर्टिफिकेट यहाँ पे देखिए
जितना तरह का भी एग्रीकल्चर लोन्स होता है ना, जो भी एलिजिबल एग्रीकल्चर लोन्स होता है, उन सबको ये रिप्रेजेंट करता है। ऑफ कोर्स जो स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स को जो लोन दिया जाता है, तो उसके लिए क्योंकि सेपरेट सर्टिफिकेट्स है अवेलेबल है, तो उसको छोड़ करके जितना सारा भी एग्रीकल्चर एलिजिबल एग्रीकल्चर लोन्स होता है, उन सबको ये जो आपका पीएसएलसी एग्रीकल्चर है सर्टिफिकेट, ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ यहाँ पे ये जो आपका पीएसएलसी एग्रीकल्चर है ना, इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कब-कब किया जा सकता है? तो कोई बैंक है, उसका एग्रीकल्चर टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए वो इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकता है। एज़ वेल एज़ अगर उसका ओवरऑल पीएसएल टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए भी वो ये जो आपका पीएसएलसी एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट है, इसका इस्तेमाल कर सकता है। इज दिस क्लियर? पहला क्लियर हो गया। पीएसएलसी एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल एग्रीकल्चर टारगेट के लिए तो किया ही जा सकता है, लेकिन अगर कोई बैंक का ओवरऑल पीएसएल टारगेट भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए भी वो पीएसएलसी एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकता है। ओके, इसके बाद जो दूसरा है वो है पीएसएलसी एसएफएमएफ, स्मॉल फार्मर्स मार्जिनल फार्मर्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को जो भी एलिजिबल लोन्स प्रोवाइड किया जाता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल देखिए, अगर कोई बैंक है, उसका जो एसएफएमएफ सब टारगेट है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए वो उसका इस्तेमाल कर सकता है इस सर्टिफिकेट का। एग्रीकल्चर टारगेट उसका पूरा नहीं हो रहा है, तो उसको फुलफिल करने के लिए वो इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा जो उसका ओवरऑल पीएसएल टारगेट है, अगर वो पूरा नहीं हो रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए भी ये पीएसएलसी एसएफएमएफ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकता है। समझ में आ गया यहाँ तक? इसके बाद है तीसरा यहाँ पे पीएसएलसी माइक्रो इंटरप्राइजेस। तो ये माइक्रो इंटरप्राइजेस को जो भी प्रायोरिटी सेक्टर पीएसएल लोन्स प्रोवाइड किया जाता है, उन सबको ये रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे इसका इस्तेमाल जो माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए सब टारगेट है, अगर वो अचीव नहीं हो रहा है, तो उसको अचीव करने के लिए इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको बाय किया जा सकता है। और कोई बैंक है, उसका ओवरऑल पीएसएल टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी पूरा करने के लिए, उसको भी फुलफिल दिखाने के लिए वो इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकता है। ओके, इसके बाद चौथा है पीएसएलसी जनरल। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो सर्टिफिकेट है ना, एग्रीकल्चर और माइक्रो इंटरप्राइजेस को जो लोन्स प्रोवाइड किया जाता है, उसको छोड़ करके जितना भी रेजिडुअल प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स है, उन सभी लोन को ये जो आपका पीएसएलसी जनरल है, ये रिप्रेजेंट करता है। जो भी हाउसिंग सेक्टर के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर लोन्स दिया गया है, तो उन सबको ये जो पीएसएलसी जनरल सर्टिफिकेट है, ये रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे अगर कोई बैंक है जिसका जो ओवरऑल पीएसएल टारगेट है, अगर वो उसका फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो उसको फुलफिल करने के लिए वो इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकता है। तो पीएसएलसी जनरल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जो उसका ओवरऑल पीएसएल टारगेट किसी बैंक का है वो अचीव नहीं हो रहा है, तो उसको अचीव करने के लिए वो इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकता है। आई होप आपको ये जो मैंने पूरा चार्ट समझाया है, ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो अमेंडमेंट लाया गया है वो इसी चार्ट के अंदर लाया गया है। ओके, देखते हैं अब यहाँ पे सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। ओके, इससे पहले यहाँ पे एक और स्लाइड होगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे अगर कोई बैंक है और उसका कोई सब टारगेट है, एसएफएमएफ या माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए जो भी सब टारगेट है, अगर उसने वो अचीव नहीं किया, अगर वो उसको अचीव नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे वो अ, जो स्पेसिफिक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट होता है, उसको वही बाय करना होगा उस टारगेट को अचीव करने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? अगर कोई बैंक है, उसको स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स के लिए जो सब टारगेट दिया गया है, अगर वो उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाए, तो यहाँ पे उस टारगेट को अगर उसको पूरा करना है, तो सिर्फ और सिर्फ उसको यही सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके उस टारगेट को पूरा करना होगा। इसके अलावा अगर कोई बैंक है जिसका कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए टारगेट है, अगर वो उसको पूरा नहीं कर पाया है, तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ ये जो पीएसएलसी माइक्रो एंटरप्राइजेस सर्टिफिकेट है, इसका ही इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बैंक है, ओके, और उसका जो ओवरऑल टारगेट है, अगर उसका ओवरऑल टारगेट वो अचीव नहीं कर पा रहा है ना, तो यहाँ पे वो इनमें से किसी भी, ये जो चारों आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं, अगर कोई बैंक है उसका ओवरऑल जो पीएसएल टारगेट है, अगर वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए ये इनमें से किसी भी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकता है। इज दिस क्लियर? अगर कोई स्पेसिफिक टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उस स्पेसिफिक टारगेट को पूरा करने के लिए वो सेक्टोरल टारगेट को सॉरी
जो सब टारगेट है एसएफएमएफ माइक्रो, इसको पूरा करने के लिए इसको ये स्पेसिफिक जो आपका पीएसएलसी अवेलेबल है उसके लिए वही उसको बाय करना होगा। लेकिन अगर जो ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा तो उसको फुलफिल करने के लिए वो यहाँ पे किसी भी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ना देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2016 का एक सर्कुलर है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट के ऊपर, तो उसके पैराग्राफ 5 को देखने के लिए आपको बोला गया है। और पैराग्राफ 5 देखिए ये आपके जिसको हमने डिस्कस किया ना अभी जो पूरा चार्ट, सॉरी, ये जो पूरा चार्ट हमने डिस्कस किया ना यही पैराग्राफ 5 है, तो इसको यहाँ पे आपको देखने के लिए बोला जा रहा है। और इसके आइटम नंबर 2 को देखने के लिए बोला जा रहा है। ये जो आपका पीएसएलसी एसएफएमएफ सर्टिफिकेट है इसको देखने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो आइटम नंबर 2 है ना इसके अंदर अमेंडमेंट लाया गया है। और अब क्या बोला जा रहा है ना कि ये जो आपका पीएसएलसी एसएफएमएफ सर्टिफिकेट है ना इसका इस्तेमाल अब एसएफएमएफ सब टारगेट को तो पूरा करने के लिए किया ही जा सकता है। इसके अलावा जो वीकर सेक्शन सब टारगेट होता है ना, जो आरबीआई बैंकों को बोलता है कि उसके टोटल लोन का कुछ परसेंटेज वीकर सेक्शन के अंदर जाना चाहिए, तो जो यहाँ पे वीकर सेक्शन सब टारगेट है ना, उसको फुलफिल करने के लिए भी इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो आपका एनसीएफ सब टारगेट है, जो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को एग्रीकल्चर के अंदर ये आपका एनसीएफ सब टारगेट होता है। तो अगर ये किसी बैंक का फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो वेट अ सेकेंड, ओके, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ये जो आपका एनसीएफ सब टारगेट है, अगर एग्रीकल्चर के अंदर ये होता है टारगेट कि जो भी टोटल एग्रीकल्चर टारगेट है उसका कुछ परसेंटेज आपको जो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स होते हैं उनको आपको देना है। तो यहाँ पे जो ये एनसीएफ सब टारगेट है अगर कोई बैंक इस टारगेट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे उसको फुलफिल करने के लिए भी वो पीएसएलसी एसएफएमएफ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर टारगेट को फुलफिल करने के लिए और जो ओवरऑल पीएसएल टारगेट है उसको फुलफिल करने के लिए भी यहाँ पे ये जो आपका पीएसएलसी एसएफएमएफ सर्टिफिकेट है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो 5 तरह का टारगेट है, एसएफएमएफ सब टारगेट, वीकर सेक्शन सब टारगेट, एनसीएफ सब टारगेट, एग्रीकल्चर टारगेट और ओवरऑल पीएसएल टारगेट, इन सबको फुलफिल करने के लिए ये जो आपका पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है पीएसएलसी एसएफएमएफ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आप देखेंगे तो पहले देखिए जो ये आपका सर्टिफिकेट था इसका इस्तेमाल यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ों के लिए किया जा सकता था, 3 टारगेट को पूरा करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे ये जो आपका पीएसएलसी एसएफएमएफ सर्टिफिकेट है, इसका इस्तेमाल 5 तरह का जो टारगेट है, उसको पूरा करने के लिए किया जा सकता है। तो यही इस पूरे सर्कुलर में बोला जा रहा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सर्कुलर को देखते हैं। नाउ अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 मास्टर डायरेक्शन है, एक ये और एक ये, तो इसको हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर है ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सर्कुलर किस चीज से रिलेटेड है तो 2015 का जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है ना जीएमएस 2015 उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट लाया गया है। ओके, काफी बड़ा अमेंडमेंट लाया गया है। तो इस पूरे सर्कुलर को समझने से पहले आपको ये जो 2015 का गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि काफी बड़ा मेजर अमेंडमेंट लाया गया है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जीएमएस 2015 के अंदर। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये जो पूरा स्कीम है इसका जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन सबको मैंने ऐड किया है, तो वो सब हम यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद हम इस सर्कुलर को पढ़ेंगे। ओके, देखिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जिसको कि जीएमएस के नाम से जाना जाता है, तो इसको 15
सितंबर 2015 को अनाउंस किया गया था, इस उद्देश्य के साथ कि भारत का जो डिपेंडेंसी है गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर, हमें जो बहुत सारा सोना भारत के बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, उसको यहाँ पे कम किया जा सके और लोगों के पास, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास जो सोना पड़ा हुआ है जिसका कुछ उतना प्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसको मोबलाइज करना, उसको कलेक्ट करके प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए उसका इस्तेमाल करना। इस उद्देश्य के साथ यहाँ पे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को 15 सितंबर 2015 को अनाउंस किया गया था। तो अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं ना कि ये जो पूरा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, इसके अंदर होता क्या है, तो इस स्कीम के अंदर आप अपने गोल्ड को किसी बैंक के पास डिपॉजिट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपके पास जो गोल्ड है उसको आप डेजिग्नेटेड बैंक के पास डिपॉजिट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो ये पूरा है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ओके, ना देखिए यहाँ पे कौन कौन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत गोल्ड को डिपॉजिट कर सकता है। तो रेसिडेंट इंडियंस यहाँ पे एलिजिबल है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत गोल्ड को डिपॉजिट करने के लिए। नाउ यहाँ पे रेसिडेंट इंडियंस का क्या मतलब है, रेसिडेंट इंडियंस का मतलब है इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। तो प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे क्या हो गया, कोई ऐसा कंपनी है जिसको कि एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा ओन किया जाता है। और पार्टनरशिप फर्म तो आपको पता ही होगा, 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोगों के द्वारा जो ये किया जाता है, ओके, रन किया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म होता है, वो यहाँ पे रेज़िडेंट इंडियंस है। इसके बाद यहाँ पे ट्रस्ट्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो कि सेबी के तहत रजिस्टर्ड होते हैं म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस के तहत, कंपनीज़ हो गया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऐसा एंटिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है। तो ये सब यहाँ पे रेसिडेंट इंडियंस है। रेसिडेंट इंडियंस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत गोल्ड को डिपॉजिट करने के लिए एलिजिबल है और रेसिडेंट इंडियंस का ये सब पूरा डेफिनेशन है। इसके अंदर ये सब आता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, ये सब आता है। ओके, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। ना देखिए यहाँ पे डिपॉजिट क्वांटिटी मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है वो इस स्कीम के तहत गोल्ड को डिपॉजिट करके अर्न करना चाहता है इंटरेस्ट, तो उसको कम से कम कितना गोल्ड डिपॉजिट करना होगा और मैक्सिमम वो कितना गोल्ड डिपॉजिट कर सकता है। तो कम से कम उसको 10 ग्राम ऑफ गोल्ड डिपॉजिट करना होगा अगर वो इस स्कीम के तहत गोल्ड डिपॉजिट करके इंटरेस्ट अर्न करना चाहता है तो, और मैक्सिमम वो कितना भी कर सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का लिमिट नहीं है। ओके, ना देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिपॉजिट के बारे में अगर हम बात करें ना, तो 3 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट, एसटीबीडी। तो अगर कोई पर्सन है उसको कम समय के लिए गोल्ड डिपॉजिट करना है और उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करना है, तो यहाँ पे वो इस वाले को सेलेक्ट कर सकता है। शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट का जो ड्यूरेशन है वो 1 से 3 साल तक का है। 1 से 3 साल तक के लिए यहाँ पे गोल्ड को डिपॉजिट किया जा सकता है और जो मिनिमम लॉक इन पीरियड है वो शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट के ऊपर बैंक के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। नाउ मिनिमम लॉक इन पीरियड क्या होता है, तो ये एक ऐसा पीरियड होता है जिस पीरियड तक आपको गोल्ड डिपॉजिट, इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, आपको गोल्ड डिपॉजिट करके रखना ही होगा, उसके बाद ही आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पे 3 टाइप ऑफ डिपॉजिट है। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट, इसका ड्यूरेशन 1 से 3 साल तक का है और इसका जो मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है वो बैंक के द्वारा तय किया जाता है। नाउ जो दूसरा है वो है मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट, एमटीजीटी। तो इसके तहत आप मीडियम टर्म के लिए 5 से 7 साल तक के लिए जो गोल्ड है उसको डिपॉजिट कर सकते हैं और जो मिनिमम लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का है। मतलब कि अगर आप इस टाइप ऑफ डिपॉजिट के तहत गोल्ड को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत डिपॉजिट करते हैं तो आपको कम से कम 3 साल तक के लिए गोल्ड तो डिपॉजिट रखना ही होगा बैंक के पास, उसके बाद ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। ओके, नाउ जो तीसरा टाइप ऑफ डिपॉजिट है वो है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट। तो एलटीजीडी के तहत आप 12 से 15 साल तक के लिए गोल्ड को डिपॉजिट कर सकते हैं और इसका जो मिनिमम लॉक इन पीरियड है वो 5 साल का है। इज दिस क्लियर? 3 टाइप ऑफ डिपॉजिट समझ में आ गया ना। यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में बोला जा रहा है। तो जो शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है
वो आपका बैंक के द्वारा तय किया जाता है, और किस फ्रीक्वेंसी में इंटरेस्ट का पेमेंट होगा ये भी बैंक के द्वारा तय किया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो MTGD है, मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट के ऊपर जो भी आप गोल्ड डिपॉजिट करते हैं उसका जो भी वैल्यू होता है, तो उसके ऊपर 2.25% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे किया जाता है। और जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट है उसके ऊपर आपको 2.50% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाता है। और किस फ्रीक्वेंसी में इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी आपका गोल्ड का वैल्यू है, तो उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से एनुअली आपको जो इंटरेस्ट है उसका पेमेंट किया जा सकता है, या फिर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट आपको पे किया जाएगा मैच्योरिटी के समय में, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो आपको पे कर दिया जाएगा, जो आपने गोल्ड डिपॉजिट किया है जब वो मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योरिटी के टाइम में। ओके, सिंपली यहाँ पे दो तरीके से आपको इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा सकता है, या तो आपको हर साल सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाएगा, या तो आपको मैच्योरिटी के समय में एक साथ जितना भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो आपको पे कर दिया जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। इज दिस क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ना देखिए यहाँ पे पूरा प्रोसीजर क्या है। अगर कोई व्यक्ति गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत अपने गोल्ड को डिपॉजिट करके उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करना चाहता है, तो पूरा प्रोसीजर क्या है। तो जो भी यहाँ पे एलिजिबल डिपॉजिटर है जिसके बारे में हमने बात किया, जो भी रेसिडेंट इंडियंस है, वो यहाँ पे एक गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकता है किसी डेजिग्नेटेड बैंक के पास। तो यहाँ पे डेजिग्नेटेड बैंक का मतलब क्या है, इस स्कीम के तहत जो ऑथराइज बैंक होगा उसका यहाँ पे बात हो रहा है। तो कोई एलिजिबल डिपॉजिटर यहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकता है किसी डेजिग्नेटेड बैंक के पास, जो भी केवाईसी नॉर्म्स होता है उसको फुलफिल करने के बाद। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है ना, अकाउंट ओपन कर लिया क्या, जनरली यहाँ पे इस स्कीम के तहत जो एलिजिबल डिपॉजिटर के द्वारा गोल्ड को डिपॉजिट किया जाता है, वो यहाँ पे जो CPTC, जो आपका यहाँ पे CPTC या GMS मोबालाइजेशन कलेक्शन एंड टेस्टिंग सेंटर होता है, GMCTA। तो CPTC तो सिंपली यहाँ पे आपका कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर होता है। तो ये दोनों जो है ना, CPTC, ये जो आपका GMCTA है, ये क्या है, तो ये सिंपली सर्टिफाइड सेंटर है। यहाँ पे गोल्ड को कलेक्ट किया जाता है, गोल्ड का यहाँ पे टेस्टिंग होता है, राइट। मतलब आप जो गोल्ड डिपॉजिट कर रहे हैं वो कितना प्योर गोल्ड है, इन सब का टेस्टिंग होता है। तो जनरली क्या होता है कि स्कीम के तहत अगर आपको गोल्ड डिपॉजिट करना है, तो जो गोल्ड को डिपॉजिट किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, ये CPTC कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर, या फिर आपका GMS मोबालाइजेशन कलेक्शन एंड टेस्टिंग एजेंट, GMCTA के पास। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो भी कस्टमर ने गोल्ड को डिपॉजिट किया है, तो उसके प्योरिटी को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है उसकी प्रेजेंस में। जो कस्टमर के प्रेजेंस में यहाँ पे गोल्ड कितना प्योर है उसको यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, और फिर यहाँ पे डिपॉजिट रिसीट इशू किया जाता है 995 फाइनेंस स्टैंडर्ड गोल्ड का। मतलब कि गोल्ड को यहाँ पे देखा जाता है, और जो 99.5% प्योर गोल्ड होता है ना, यहाँ पे उसका डिपॉजिट रिसीट इशू किया जाता है डिपॉजिटर को। और उसके बाद ये जो टेस्टिंग सेंटर है वो क्या करता है, ये कस्टमर का जो भी रिस्पेक्टिव बैंक होता है उसको इसके बारे में इन्फॉर्म करता है कि डिपॉजिट जो है, गोल्ड डिपॉजिट, वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी डेजिग्नेटेड बैंक होता है ना, वो क्या करता है, मतलब मान लीजिए कोई डिपॉजिटर है और उसको शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड डिपॉजिट करना है, तो यहाँ पे जो भी उसने बैंक के पास शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया होगा, तो जो डेजिग्नेटेड बैंक होता है ना, वो क्या करता है, वो उसने पहले डिपॉजिटर ने टेस्टिंग सेंटर में जो गोल्ड है वो डिपॉजिट कर दिया, तो उसके बाद जो डेजिग्नेटेड बैंक होता है ना, वो उस डिपॉजिटर का जो शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट अकाउंट होता है उसमें गोल्ड का जो भी वैल्यू होता है उसको क्रेडिट कर देता है। अब कब ये जो क्रेडिट है वो होता है, तो बैंक के द्वारा जिस डे जो डिपॉजिट रिसीट है वो डिपॉजिटर से लिया जाएगा, उस दिन ये जो क्रेडिट है वो हो जाएगा। या फिर जो ये आपका सेंटर है CPTC GMCTA सेंटर, तो इस सेंटर के पास जिस दिन गोल्ड डिपॉजिट होगा उसके 30 डेज के अंदर जो भी गोल्ड का वैल्यू है वो डिपॉजिटर के या STBD अकाउंट में, इस केस में बात करें, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले होगा। समझ में आ गया?
ना यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपका गोल्ड है, गोल्ड को यहाँ पे सिर्फ रॉ गोल्ड के फॉर्म में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। जो गोल्ड बार्स होता है, कॉइन्स होता है, जो भी आपका गोल्ड ज्वेलरी है, सिर्फ इस फॉर्म में ही जो गोल्ड है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। स्टोन्स हो गया, दूसरा तरह का जो मेटल्स होता है, उसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपका जैसे कि मान लीजिए कि कुछ डायमंड वगैरह हो गया, तो उसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपका सॉरी सिल्वर हो गया, तो उसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ रॉ गोल्ड के फॉर्म को यहाँ पे रॉ गोल्ड के फॉर्म को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, गोल्ड बार्स, कॉइन, ज्वेलरी इन सबको। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे आपने इस स्कीम के तहत गोल्ड को डिपॉजिट कर दिया। नाउ सपोज कि आपने 1 से 3 साल तक के लिए जो गोल्ड है उसको डिपॉजिट किया है शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट के तहत। अब यहाँ पे आपका जो डिपॉजिट है वो मैच्योर हो गया, तो मैच्योरिटी के समय में आपने जो गोल्ड डिपॉजिट किया वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा, तो उसको लेकर के यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो देखिए यहाँ पे तीनों ही टाइप्स ऑफ डिपॉजिट के लिए अगर हम बात करें मैच्योरिटी के समय में, जो प्रिंसिपल का रीपेमेंट है, मतलब आपने जो गोल्ड डिपॉजिट किया है, तो उसका रीपेमेंट आपको कैसे किया जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे आप या तो सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड ले सकते हैं मैच्योरिटी के समय में, आपने जितना डिपॉजिट किया था, सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड आप यहाँ पे ले सकते हैं मैच्योरिटी के समय में, या फिर उसके इक्विवेलेंट में, मतलब रिडम्पशन के समय में उस सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड का जो भी वैल्यू होगा वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, तीनों ही टाइप ऑफ डिपॉजिट में इस तरीके से हो सकता है। और इसके बाद अगर हम बात करें मैच्योरिटी के समय में जो इंटरेस्ट रीपेमेंट है वो कैसे होगा, तो यहाँ पे डिपॉजिट के टाइम में आपके गोल्ड का जो भी वैल्यू होगा उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपको इंडियन रुपीस में दिया जाएगा। तो मैच्योरिटी के समय में कुछ इस तरीके से आपने जो गोल्ड डिपॉजिट किया होगा वो आप वापस ले सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड चाहिए, देखिए सेम गोल्ड तो आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने कुछ ज्वेलरी जाकर के डिपॉजिट किया है तो वो सेम ज्वेलरी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको टेस्ट किया जाता है, तो उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड आपको मिल जाएगा, जितने भी ग्राम का आपका प्योरिफाइड गोल्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। तो आप उस फॉर्म में मैच्योरिटी के समय में अपने गोल्ड को वापस ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मतलब मैच्योरिटी के समय में जो भी आपका डिपॉजिटेड गोल्ड है उसका जितना भी वैल्यू बनता है वो आप ले सकते हैं। ओके, इट्स अप टू यू। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा यहाँ तक हमने बात कर लिया गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में। तो जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजन था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर कि सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली 25 मार्च 2025 का ये सर्कुलर है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 का जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस था, जो भी रेलेवेंट प्रोविजंस था उसको मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 25 मार्च 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने एक प्रेस रिलीज इशू किया और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लेकर के, और इस प्रेस रिलीज के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सॉरी भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि भारत सरकार 26 मार्च 2025 से मीडियम टर्म और जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट है ना गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत, उसको ये डिसकंटिन्यू कर रही है। तो यहाँ पे देखिए तीन टाइप ऑफ डिपॉजिट को हमने देखा था। तो ये जो आपका सेकेंड वाला है और जो थर्ड वाला है, मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट और यहाँ पे लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट, तो ये जो दो टाइप ऑफ डिपॉजिट है ना, उसको यहाँ पे सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। 26 मार्च 2025 से इफेक्टिव हो गया है। तो 26 मार्च 2025 से अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम के तहत गोल्ड को डिपॉजिट करके इंटरेस्ट अर्न करना चाहता है, तो यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट है इसके तहत वो गोल्ड को डिपॉजिट करके इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। ये जो दोनों टाइप ऑफ डिपॉजिट है इसको यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। समझ में आ गया? तो बस यही फैसला लिया गया था। ओके,
तो इसके बाद यहाँ पे सेम यही बात बोला जा रहा है कि 25 मार्च 2025 के बाद से ये जो आपका कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर है, सीपीटीसी, अ, ये जो आपका जीएमसीटीए है, या फिर जो भी डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस होता है, वो ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट के तरह किसी भी तरह का जो गोल्ड डिपॉजिट होता है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा 25 मार्च 2025 के बाद से। समझ में आ गया? और यहाँ पे जो भी डेजिग्नेटेड बैंक है, जो भी ऑथराइज्ड बैंक है, वो अगर चाहे तो वो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत ये जो आपका शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट है, तो शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट के तहत वो गोल्ड को डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए, ये जो दो तरह का डिपॉजिट है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट, तो उसको 26 मार्च 2025 से हटा दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया, राइट। तो यहाँ पे 25 मार्च 2025 तक तो बहुत सारे लोगों ने मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट के तहत जो गोल्ड होता है उसको डिपॉजिट किया होगा। तो यहाँ पे 25 मार्च 2025 तक जितना सारा भी डिपॉजिट हुआ है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट के तहत, तो वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, रिडेम्पशन तक ये कंटिन्यू रहेगा, जो भी एग्जिस्टिंग गाइडलाइन है उसके हिसाब से। ओके, समझ में आ गया? और यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंगली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35 ए के तहत इसको जो पावर मिला हुआ है उसका इस्तेमाल करते हुए जो 2015 का इसका मास्टर डायरेक्शन इसने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लेकर के इशू किया था, उसको यहाँ पे इसने अमेंड कर दिया है। ओके, कमेंसमेंट का अगर हम बात करें तो अभी हमने देख लिया, ये जो भी अमेंडेड प्रोविजन है ये कब से एप्लीकेबल हो जाएगा, कब से इफेक्टिव हो जाएगा, 26 मार्च 2025 से इफेक्टिव हो जाएगा। तो इस डेट से कोई भी डेजिग्नेटेड बैंक यहाँ पे या फिर जो आपका जो भी दो सेंटर है वो दोनों सेंटर के द्वारा किसी भी तरह का जो गोल्ड डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जो आपका मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट है उसके तहत। ओके, और यहाँ पे जो भी इस स्कीम के तहत अमेंडमेंट हुआ है उसके हिसाब से मास्टर डायरेक्शन को लाने के लिए मास्टर डायरेक्शन को भी यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। ओके, एप्लीकेबिलिटी का अगर हम बात करें तो जितना भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स है उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है वो एप्लीकेबल होगा। जब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लाया गया था तो उस समय भी वो रीजनल रूरल बैंक्स के लिए नहीं था। तो यहाँ पे अभी भी ये जो एप्लीकेबिलिटी है वो सेम है, जितना भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स है उन सब के ऊपर ये सर्कुलर एप्लीकेबल होगा अदर देन रीजनल रूरल बैंक्स। समझ में आ गया? तो यही पूरा सर्कुलर था। सिंपली यहाँ पे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत 3 टाइप ऑफ डिपॉजिट होता था, यहाँ पे 2 टाइप ऑफ डिपॉजिट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। कब से? 26 मार्च 2025 से। और यहाँ पे ये वाला जो है पहला टाइप ऑफ डिपॉजिट जो है शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट, ये कंटिन्यू रहेगा। इसके तहत कोई व्यक्ति गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत गोल्ड डिपॉजिट कर सकता है। इज दिस क्लियर? ना देखिए, यहाँ पे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो था 2015 का, तो जो मास्टर डायरेक्शन था तो उसको यहाँ पे अमेंड किया गया है। तो वन साइड में यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोविजन के बारे में बताया गया है और एक साइड में यहाँ पे अमेंडेड प्रोविजन के बारे में बताया गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे ये था एडेड तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन जो जो बस इंपॉर्टेंट है बस मैं आपको वही समझाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर का लेंथ आई थिंक काफी ज्यादा हो गया है। ओके, तो जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता देती हूँ यहाँ पे। ओके, क्योंकि जो मेन था उसको तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब जो फैसला लिया गया है उसके वजह से जो प्रोविजन में चेंजेस आया ना, बस वहां पे यहाँ पे यही बताया जा रहा है। देखिए, तो ओके, इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, हम्म, इसको भी छोड़ देते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था ना कि नवंबर 2016 के बाद से, मतलब नवंबर 2016 से जो भी डेजिग्नेटेड बैंक है, डेजिग्नेटेड बैंक के द्वारा जो भी नया मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो उसके लिए डेजिग्नेटेड बैंक को जो भी गोल्ड का वैल्यू होगा ना, तो उसका 1.5% हैंडलिंग चार्ज के तौर पे उसको दिया जाएगा, जो भी गोल्ड प्योरिटी टेस्टिंग
जो रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, जो भी अदर रेलेवेंट कॉस्ट होता है उसको बियर करने के लिए, और साथ ही में 1% कमीशन के तौर पे भी दिया जाएगा बैंक को। ओके, तो सरकार ने फैसला लिया था कि नवंबर 2016 से जो भी डेजिग्नेटेड बैंक है उसके द्वारा जो भी नया मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाएगा, तो जो भी उसका वैल्यू होगा ना, पर डिपॉजिट का जो भी वैल्यू होगा, तो उसका 1.5% यहाँ पे सरकार ने बोला था कि वो बैंक को हैंडलिंग चार्ज के तौर पे देगा और 1% कमीशन के तौर पे देगा। नाउ यहाँ पे इस डेट के बाद से डिपॉजिट का जो रेन्यूअल होगा, तो क्योंकि रेन्यूअल में तो ये प्योरिटी टेस्टिंग वगैरह का कुछ एक्सपेंसेस बैंक को बियर नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे रेन्यूअल के केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बोला था कि बैंक को बस 1% का जो फिक्स्ड कमीशन होता है वो दिया जाएगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंट मेंटेनेंस कॉस्ट होता है उसके लिए। तो बस यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग प्रोविजन था। अब देखिए यहाँ पे जो अमेंडेड प्रोविजन है, सॉरी, जो यहाँ पे ये अमेंडेड प्रोविजन है उसमें क्या बोला जा रहा है, तो इसमें सिंपली बस देखिए डेट ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना, यहाँ पे सिंपली क्या बोला जा रहा है कि 25 मार्च 2025 को या फिर इससे पहले जितना सारा भी डिपॉजिट का रेन्यूअल होगा, क्योंकि इस डेट के बाद से तो ये जो आपका मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, तो 25 मार्च 2025 को या फिर इससे पहले जितने सारे भी डिपॉजिट का रेन्यूअल होगा, तो उसके लिए सरकार बैंक को 1% का जो कमीशन होता है वो देगा। बस यहाँ पे ये बोला जा रहा है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोविजन के हिसाब से जो डेजिग्नेटेड बैंक है, डेजिग्नेटेड बैंक्स को बोला गया है कि अगर कोई डिपॉजिट है, डिपॉजिट आपका मैच्योर होने वाला है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट का हम बात कर रहे हैं, तो डेजिग्नेटेड बैंक को बोला गया था कि अगर कोई डिपॉजिट है वो मैच्योर होने वाला है, तो कम से कम 120 दिन पहले उसको, जो डिपॉजिटर है उसको इसके बारे में बताना होगा। वो अलग अलग मीन के थ्रू बता सकता है, एसएमएस, ईमेल, फोन कॉल, किसी भी मीन ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू वो बता सकता है। और उसके 30 डेज के अंदर यहाँ पे डिपॉजिटर को बोला गया था कि वो अपना प्रेफ़रेंस बताए कि वो अपने डिपॉज़िट को जो मैच्योर होने वाला है उसको वो रिडीम करना चाहता है या फिर उसको रिन्यू करना चाहता है। ओके? और यहाँ पे बैंक को ये भी बोला गया था कि वो जो भी लेटर भेजेगा डिपॉज़िटर को, तो उसमें यहाँ पे डिपॉज़िटर से कुछ-कुछ ऑप्शंस के बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे उससे पूछा जाएगा कि वो रिन्यू करना चाहता है या फिर अपने डिपॉज़िट को रिडीम करना चाहता है। इसके बाद यहाँ पे डिपॉजिटर से पूछा जाएगा कि अगर वो रिडीम करना चाहता है, तो वो गोल्ड में रिडीम करना चाहता है या फिर इंडियन रुपीस में रिडीम करना चाहता है। सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड लेना चाहता है या फिर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीस लेना चाहता है। ओके, बस एग्जिस्टिंग प्रोविजन यहाँ पे ये था। अमेंडेड प्रोविजन में देखिए सिंपली क्या किया गया है ना, अमेंडेड प्रोविजन में ये वाला जो आपका दिख रहा है ना, इसको हटा दिया गया है सिंपली। ये वाला जो है ये यहाँ पे हटा दिया गया है। क्योंकि अब रिन्यू के बारे में तो बैंक पूछ नहीं सकता है, क्योंकि ये जो आपका मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो ये वाला जो पहला पॉइंट है इसको हटा दिया गया है। ओके? समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे जो भी डिपॉजिटर को लेटर भेजा जाएगा तो उसमें बैंक बस उससे पूछेगा कि आपको रिडीम करना है, तो बताइए कि आपको रिडीम किस में करना है, गोल्ड में करना है या फिर इंडियन रुपीस में करना है। इज दिस क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? ना देखिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोविजन के हिसाब से मान लीजिए कि कोई डिपॉजिटर है, ओके, और उसको 120 डे प्रायर कम्युनिकेशन सेंड किया गया बैंक के द्वारा कि आपका इतने दिन के बाद जो डिपॉजिट है वो मैच्योर होने वाला है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में उसने अपना चॉइस नहीं बताया, तो यहाँ पे सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे देखिए अकाउंट ओपनिंग के टाइम में उसने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा ना, उसी ऑप्शन के साथ बैंक आगे बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए कि मैच्योरिटी डेट पे जो गोल्ड है उसको कस्टमर के द्वारा रिडीम नहीं किया गया, तो बैंक यहाँ पे मैक्सिमम 60 दिनों तक अपने पास उस गोल्ड को रख सकता है, और डिपॉजिटर इन 60 दिनों के अंदर चाहे तो वो अपने डिपॉजिट को रिन्यू कर सकता है। बैंक को बोल सकता है कि मेरा जो डिपॉजिट है जो कि मैच्योर होने वाला है आप उसको रिन्यू कर दीजिए, और यहाँ पे उसके लिए उसको एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कुछ-कुछ पे करना पड़ेगा। अब देखिए अगर डिपॉजिटर ने ड्यू डेट पे डिपॉजिट को रिडीम नहीं किया, 60 दिनों के अंदर उसने डिपॉजिट को रिन्यू नहीं किया, उसके पास ऑप्शन है ना, डिपॉजिट मैच्योर हो गया है, तो उसके मैक्सिमम 60 डेज तक, उसके बाद मैक्सिमम 60 डेज तक बैंक गोल्ड को अपने पास रख सकता है। अब इन 60 डेज
के दौरान डिपॉजिटर के पास ये पावर रहता है कि वो चाहे तो बैंक को रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसके डिपॉजिट को रिन्यू कर दीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए ड्यू डेट पे उसने डिपॉजिट को रिडीम भी नहीं किया, मैच्योरिटी डेट के 60 डेज के अंदर उसने डिपॉजिट को रिन्यू भी नहीं किया, तो यहाँ पे जो रिडेम्पशन है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका जो डिपॉजिट है वो रिडीम हो जाएगा और जो भी उसका पैसा बनेगा वो उस डिपॉजिटर का जो भी उस बैंक के पास सेविंग या फिर करंट अकाउंट होगा उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब अगर उस डिपॉजिटर का उस बैंक के पास किसी भी तरह का एक्टिव बैंक अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे इस चीज को लेकर के जो आरबीआई है उसको रिपोर्ट करना होगा। समझ में आ गया? तो ये एग्जिस्टिंग प्रोविजन है। नाउ देखिए यहाँ पे जो अमेंडेड प्रोविजन है, अमेंडेड प्रोविजन में सिंपली अमेंडेड प्रोविजन में जो पहले क्या था ना कि 60 डेज के दौरान डिपॉजिटर अगर चाहे तो वो रिन्यू के लिए रिक्वेस्ट कर सकता था। तो यहाँ पे अब ये जो रिन्यू वाला ऑप्शन है उसको हटा दिया गया। इन 60 डेज के दौरान जो डिपॉजिटर है वो बैंक को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है कि उसके डिपॉजिट को रिन्यू कर दिया जाए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है उसके हिसाब से मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट के तहत जो भी गोल्ड कलेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे जितना भी गोल्ड कलेक्ट किया गया है ना, तो आने वाले 3 महीने में जो भी गोल्ड रिडम्पशन ड्यू है, मतलब जितना सारा भी गोल्ड डिपॉजिट है जो कि मैच्योर होने वाला है, तो यहाँ पे उसके इक्विवेलेंट में कम से कम उसके बराबर में जो गोल्ड है वो हर एक बैंक को अपने पास मेंटेन रखने के लिए बोला गया है। और यहाँ पे हर एक बैंक को बोला गया है कि वो ये जो आपका मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्ड डिपॉजिट है इसके तहत उसने जो भी गोल्ड एक्सेप्ट किया है तो उसको वो एमएमटीसी विच इज मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसको ऑक्शन के लिए देने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो परमिशन ले। और यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ये परमिशन देता है बैंक को। यहाँ पे कुछ कुछ चीजों को देखने के बाद, यहाँ पे देखने के बाद कि ये आपका मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट के तहत जो भी रिडम्पशन रिक्वायरमेंट है आने वाले 3 महीने में उसके हिसाब से बैंक के पास गोल्ड है कि नहीं है। अ, जितना भी जितना भी बैंक है उसके पास टोटल कितना गोल्ड अवेलेबल है, तो इन सब चीजों को देखने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार के बिहाफ पे परमिशन दे देता है बैंक को कि वो ये जो आपका मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट के तहत उसने जो भी गोल्ड एक्सेप्ट किया है उसको वो ऑक्शन के लिए दे दे, जो आपका मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसको। ओके, नाउ यहाँ पे जो अमेंडेड प्रोविजन है उसमें क्या बोला जा रहा है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपली और कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है कि 25 मार्च 2025 तक, क्योंकि इस डेट तक ही ये स्कीम वैलिड है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट। तो सिंपली यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस डेट तक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट के तहत जो भी गोल्ड मोबालाइज किया गया है तो उसको लेकर के जितना सारा भी ऐसा गोल्ड मोबालाइज किया गया है जिसका कि जो मेच्योरिटी वो आने वाले 3 महीने में, आने वाले 3 महीने में वो रिडीम होने वाला है, तो उसको लेकर के जितना भी गोल्ड है ना उसको हर एक बैंक अपने पास मेंटेन करे। ओके, और यहाँ पे अगर किसी बैंक के पास सफिशिएंट गोल्ड नहीं है रिडम्पशन के लिए, आने वाले 3 महीने में जितना भी गोल्ड डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है तो उसके बराबर में बैंक को उतना गोल्ड रखना है अपने पास। अब अगर किसी बैंक के पास सफिशिएंट गोल्ड नहीं है तो बैंक को यहाँ पे बोला गया है इसके बारे में वो भारत सरकार को बताएगा रिजर्व बैंक के थ्रू कम से कम 3 महीने पहले। ओके, तो ये यहाँ पे आपका अमेंडेड प्रोविजन है। आगे देखते हैं। ओके, इसके बाद और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये 2 प्रोविजन है जिसको कि यहाँ पे आपका डिलीट कर दिया गया है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो जो भी इम्पोर्टेंट था ना वो मैंने आपको बता दिया है। और आज के इस सर्कुलर का सॉरी आज के इस लेक्चर का ये हमारा लास्ट सर्कुलर था जिसको हमने डिस्कस किया है। आई होप जितने सारे भी सर्कुलर्स हमने डिस्कस किया और जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किया है वो सब आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कंफ्यूजन रहने से आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।